500 की फहरिस्त में और टॉप 50 में भी उनका नाम मौजूद है। तो बहरहाल भारत के मुसलमानों के लिए फ़ख्र की बात है कि कोई एक लीडर तो है जो बैनुल अक़वामी सतह पर रिकॉग्नाइज़ किया जाता है। इस किस्म की जो भी फहरिस्त आती है उसमें नाम तो आते ही हैं, जाहिर है कि नाम आते हैं, फिर उन नामों पे कंसिडरेशन करके कोई ज्यूरी, कोई ग्रुप तय करता है कि नहीं इस बुनियाद पर ये है। उनका रुझान ज़्यादातर सरकार की तरफ रहता है। और ये भी मैं नहीं मानता कि 2014 से ऐसा है, बल्कि काफ़ी पहले से क्रिटिसिज्म हो या एप्रिसिएशन हो, दोनों सूरतों में इन्फ्लुएंस तो है ही, और इस इन्फ्लुएंस को कबूल किया गया। – 2009 से एक सिलसिला शुरू हुआ है। एक मैगजीन जारी की जाती है जिसमें दुनिया भर के 500 ऐसे नाम शामिल होते हैं मुसलमानों के, मुस्लिम लीडरान के, मुस्लिम रहनुमाओं के, जिनका सबसे ज़्यादा असर व रसूख होता है, जो सबसे ज़्यादा प्रभावशाली होते हैं, यानी जिनकी बात का बेहद असर होता है। इस बार एक नाम बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। इस नाम पर काफ़ी चर्चा हो रही है। चर्चा दोनों तरह की हो रही है, पॉजिटिव भी है, निगेटिव भी है। और वो नाम है जमीयत उलमाए हिंद के मौलाना महमूद मदनी। ये टॉप 50 में भी हैं उन 500 में से, और 15 नंबर है इनका, 15वें नंबर पर इनका नाम शामिल है। मौलाना महमूद मदनी के बारे में आप सभी लोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं। इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ MPCI के नेता डॉक्टर तस्लीम रहमानी मौजूद हैं। रहमानी साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका न्यूज़ मैक्स पर। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। सवाल सीधा है आपसे मेरा कि ये जो 500 की लिस्ट तैयार हुई है और उसमें सभी के नाम हैं, जिसमें मौलाना महमूद मदनी का नाम इस वक्त सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। दोनों तरह की चर्चा उनको लेकर हो रही हैं। कुछ लोग हैं जो बहुत अच्छा उनके बारे में कह रहे हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो नेगेटिव साइड लेकर भी चल रहे हैं। यानी कुछ लोग का ये कहना है कि भाई मौलाना महमूद मदनी की बात का असर बहुत ज़्यादा होता है, मगर कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि मौलाना महमूद मदनी के जो बयान हैं वो जब से मौजूदा सरकार आई है बीजेपी, तब से उनमें नरमी आ गई है और एक सेफ साइड लेकर वो चलते हैं। आपका वक्तव्य और आपका पॉइंट क्या है इस पर? ये सबसे पहले तो मैं मौलाना महमूद असद मदनी साहब को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि 500 की फहरिस्त में और टॉप 50 में भी उनका नाम मौजूद है। तो बहरहाल भारत के मुसलमानों के लिए फ़ख्र की बात है कि कोई एक लीडर तो है जो बैनुल अक़वामी सतह पर रिकॉग्नाइज़ किया जाता है, वरना तो मुसलमानों के हर दूसरे तीसरे घर में एक लीडर पाया जाता है, लेकिन उसका कोई रिकॉग्निशन नहीं होता। लेकिन आलमी सतह पर ये जो इदारा है जॉर्डन का, अम्मान में जो इस्लामिक सेंट्रल स्ट्रेटेजिक एक ग्रुप है, काइंड ऑफ ए थिंक टैंक है, और ये यूनाइटेड स्टेट्स की एक यूनिवर्सिटी के साथ मिल के ये 2009 से कंटिन्यूसली ये काम करता है, हर साल 500 की लिस्ट जारी करता है। 2009 से अब ये 12 साल 13 साल से ये सिलसिला है, तो इसलिए उनको मुबारकबाद। दूसरे बहरहाल अगर तारीफ़ तो होती ही है, होनी चाहिए, लेकिन क्रिटिसिज्म भी होता है तो इन्फ्लुएंस तो होता ही है। तो क्रिटिसिज्म को भी इन्फ्लुएंस के ज़ुमरे के बाहर तो नहीं निकाला जा सकता। तो मौलाना मदनी साहब पर क्रिटिसिज्म भी होता है जिसे वो खंदा पेशानी के साथ कबूल करते हैं, और वो क्रिटिसिज्म उस वक्त भी होता है जब वो 2019 के कश्मीर के एवोल्यूशन के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जिनीवा में कहीं बैठ के करते हैं, तब भी वो क्रिटिसिज्म पूरे मुल्क में होता है। CA के मामले में भी वो क्रिटिसिज्म पूरे मुल्क में होता है। और बहरहाल ऐसे बहुत सारे इश्यूज़ हैं जिसको लेके मुल्क में क्रिटिसिज्म होता है। तो ये इवेलुएट करना बहुत मुश्किल है बहरहाल, और शायद किसी थिंक टैंक ने ये स्टडी अभी तक की नहीं है कि क्रिटिसिज्म ज़्यादा है या एप्रिसिएशन ज़्यादा है। लेकिन बहरहाल क्रिटिसिज्म हो या एप्रिसिएशन हो, दोनों सूरतों में इन्फ्लुएंस तो है ही, और इस इन्फ्लुएंस को कबूल किया गया। तो ये आधार क्या माना जाएगा? क्योंकि आपने भी दोनों बातें कह दी हैं बहुत खूबसूरती के साथ। इसको आधार कौन सा माने इस 500 वाली लिस्ट को, कि भाई कौन वो लोग होते हैं जिनका नाम इसमें शामिल किया जाता है? क्योंकि इसी में जहां मौलाना महमूद मदनी का नाम है, वहीं इन 500 में कहीं बदरुद्दीन अजमल साहब का भी नाम है, उसी के साथ असदुद्दीन ओवैसी का भी नाम है। नहीं, इसमें तालिबान का नाम भी है। हाँ बिल्कुल, वो भी इन्फ्लुएंशियल है। तो इन्फ्लुएंस ऑफ व्हाट काइंड, सवाल तो यही है। ये तो लिखा नहीं है इसमें कि किस किस्म का इन्फ्लुएंस।
तो उसमें जो उनके 10-15 क्राइटेरिया हैं, पॉलिटिकल है, थियोलॉजिशियंस हैं, हमारे स्टेट्समैन हैं, रेडिकल एलिमेंट्स का भी उसमें जिक्र है, वो सारी कैटेगरीज उसमें, स्पोर्ट्स पर्सन हैं, क़िरत करने वाले लोग हैं, खत्ताती करने वाले लोग हैं, आर्टिज़न हैं, वो सारा लोग इसमें 500 में ये शरीक रहा करते हैं। तो अब उनका किस बुनियाद पे है, देखिए एक बात जो मुझे लगती है, ज़ाती मेरी राय है, कि अगर आप एक स्टेट्समैन को इन्फ्लुएंसर मानते हैं तो मैं ऐसा नहीं मानता। अच्छा, इन्फ्लुएंसर स्टेट्समैन नहीं हो सकता। इन्फ्लुएंसर वो होते हैं जो सोसाइटी में लोगों के बीच खड़े होके सोसाइटी को चेंज कर देते हैं, वो इन्फ्लुएंसर होता है। एक हुक्मरान सोसाइटी को चेंज नहीं करता है आम तौर पे। बहुत स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स हैं जहां हुक्मरान सोसाइटी को चेंज करते हैं। वो सोसाइटी को रूल करता है एज इट इज़, जो भी सोशल फैब्रिक है उसको एज इट इज़ हुक्मरान रूल करता है, उस पर अपनी हुक्मरानी चलाता है, तब्दीली की कोशिश नहीं करता। पूरा का पूरा 600 साल का मुग़ल पीरियड गुजर गया इस मुल्क में, उन्होंने हुक्मरानी की, सल्तनत चलाई, लेकिन हिंदुस्तानी समाज को बदलने की कोई कोशिश नहीं की। ये मेरी बात का सबूत है कि हुक्मरान समाज को नहीं बदलते। तो असल इन्फ्लुएंसर मेरे नज़दीक वो होता है जो समाज में बिल्कुल नीचे के तबके में खड़ा होता है और समाज में कोई सी चेंज लेकर आता है। एक जो हमारे समाजी जो मान्यताएं होती हैं, जो हमारे एतक़ादात होते हैं, उन एतक़ादात को बदल देता है और पूरे समाज में वो होता है इन्फ्लुएंसर। तो मुझे नहीं लगता कि ये जॉर्डन में बैठे हुए किंग साहब के हाशमी किंगडम के लोग किस तरीके से उसे कैलकुलेट करते होंगे, या उनके साथ में कुछ और भी जो इदारे हैं जो सऊदी अरब से रिलेटेड इदारे हैं, तो वो तलाल साहब भी उसमें उस मदद करते हैं, शहज़ादा तलाल साहब। तो ये लोग किस किस्म की एक लिस्ट बनाते हैं, ये अभी बहुत पॉपुलर भी नहीं हुई है, 12-13 साल से ही ये सिलसिला चल रहा है। ऐसा तो नहीं कि इसमें भी नाम पेश किए जाते हों और उसके आधार पर ये एक कि भाई फलां साहब का नाम आया और वो तैयार हो गया? देखिए, इस किस्म की जो भी फहरिस्त आती है उसमें नाम तो आते ही हैं, जाहिर है कि नाम आते हैं, फिर उन नामों पे कंसिडरेशन करके कोई ज्यूरी, कोई ग्रुप तय करता है कि नहीं इस बुनियाद पर ये है। अब इसमें ज़्यादा तफसीलात इनकी इस ग्रुप की अवेलेबल नहीं है कि इसमें कौन ज्यूरी होती है, कैसे कैंडिडेचर आता है, कैसे किस बुनियाद पे उसे एक्सेप्ट करते हैं, किस बुनियाद पे उसको खारिज करते हैं। बिकॉज अभी 10-12 साल का है तो बहुत बड़ा ग्रुप नहीं है। तो उसका जैसे नोबेल प्राइज़ कि एक ज़माने से चला आ रहा है, तो अब उसका सारा क्राइटेरिया सारी दुनिया जानती है, लेकिन ये किस तरीके से होता है, ये अभी नया ग्रुप होने की वजह से पता नहीं है इसका कि कैसे करते हैं। अच्छा, वो शुरू वाली बात जो मैंने जहाँ से शुरू किया था कि लोग ये कह रहे हैं कि जमीयत के मौलाना महमूद मदनी ने जब से मौजूदा सरकार आई उसके बाद से उनके बहुत सारे बयान, वो जिनेवा वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसको लेकर भी सवाल उठे, CAA NRC वाले मामले को लेकर भी सवाल उठे। कहीं ना कहीं लोगों ने ये तय किया कि भाई सरकार की तरफ पक्ष ज़्यादा है। आप मानते हैं इसको? हाँ, मुझे लगता है कि वो उनका रुझान ज़्यादातर सरकार की तरफ रहता है, और ये भी मैं नहीं मानता कि 2014 से ऐसा है, बल्कि काफ़ी पहले से उनका रुझान उसी जानिब, उसके पहले से है। वो मैं इस बुनियाद पे कहता हूँ कि 1995 में इस मुल्क में बहुत ही इन्फ्लुएंशियल, और मैं उसे इन्फ्लुएंशियल उन्हीं मानों में कह रहा हूँ कि इन्फ्लुएंस करने वाले लोग कौन होते हैं, बहुत इन्फ्लुएंशियल थिंक टैंक कायम हुआ, विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन। और ये थिंक टैंक उमूमी तौर पर उन लोगों का है जिनकी आइडियोलॉजी RSS से बहुत क्लोज है। उसमें हमारे साबिक जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट हैं, सेक्रेटरीज़ हैं, अंडर सेक्रेटरीज़ हैं, जो RSS से इन्फ्लुएंस थे और सेक्रेटरीज़ थे कांग्रेस के ज़माने में और उससे पहले, और वो रिटायर हो गए, वो इस पे आए, रिटायर्ड आर्मी पर्सनस इसमें आए, और इस तरीके मुल्क की जो एलीट क्लास है और इंटेलेक्चुअल क्लास है और RSS से इन्फ्लुएंस्ड है, वो आई। उसको मिला के हमारे साबिक IB के जो डायरेक्टर थे और अब हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं अजीत डोवाल साहब, उन्होंने अपने रिटायरमेंट के फ़ौरन बाद
विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन बनाया था और उसमें 2 मुसलमान चेहरे एज कंसल्टेंट उन्होंने रखे थे। उनमें से एक महमूद मदनी साहब थे और दूसरे आरिफ मोहम्मद खान साहब थे। तो ये 1995 से है, 2014 से नहीं है। तो इसलिए अब जाहिर है कि हुकूमत बदल गई। जनता ने तो अपनी राय शायद 2014 के बाद ही बनानी शुरू की हो, आप जैसे लोगों को शायद पहले से मालूम हो इन सब चीज़ों का, लेकिन आम जो मुसलमान है उसने तो ये तमाम बयान, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस 14 के बाद ही इस तरह से ऑब्जर्व किए और देखे। आम लोग बेचारे अपनी रोटी रोज़ी में लगे रहते हैं, उनको लगे भी रहना चाहिए, उनका काम भी नहीं है, इसलिए आम लोगों को ये बातें तो मालूम ना हो सकती हैं और ना वो इसकी कोई अहमियत समझते हैं, इसलिए कि वो अपने रोज़मर्रा के कामकाज से। अब देखिए, एक आम मुसलमान को तो रोज़ की रोटी कमाना ही एक बहुत बड़ा मसला होता है, उसके लिए वो कहाँ इन सारी चीज़ों को देखेगा। लेकिन जो लोग बहरहाल एट द हेम ऑफ अफेयर्स हैं, वो इन सारी चीज़ों को देखते हैं, उस पर नज़र रखते हैं। इसलिए अब ये चीज़ें चूँकि वो अवामी तौर पर कह रहे हैं, तो लोगों को, अवाम को उन्होंने अवामी तौर पर कही तो अवाम को भी मालूम हो गया। अच्छा, ये तो चलिए महमूद मदनी साहब की बात हुई जिस पर आपने अपनी राय दे दी। ओवैसी साहब पर क्या कहना है? ये आज तो ये आपने 500 लोगों की बात कही थी। अवैसी साहब तो पॉलिटिकल लीडर होने की वजह से शायद उसमें हैं, चूँकि वो एक पॉलिटिकल पर्सन है और नॉन पॉलिटिकल पर्सन है। उन्होंने कभी सियासत करने के लिए किसी और पर्दे में ख़ुद को छुपाया नहीं है अवैसी साहब ने। उन्होंने कहा कि मैं सियासी लीडर हूँ तो हूँ, उन्होंने ये नहीं किया कि वो ये कहे मैं बस मुसलमानों की बात करूँगा। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मैं आलिम दीन हूँ, मैं सियासत को गंदी चीज़ समझता हूँ और फिर सियासत में भी आ जाए। ये अवैसी साहब ने नहीं किया कम अज़ कम। अब ये अलग बात है कि उन्होंने एक सेकुलर डेमोक्रेसी में अपने आप को एक मुस्लिम आइडेंटिटी का चेहरा बनाकर पेश किया है। देखिए, मैं इसको भी इस नुक्ता नज़र से देखता हूँ, ये इस मुल्क की सियासत की और जमहूरियत की सबसे बड़ी बदकिस्मती है कि आज़ादी के बाद से लेके आज तक 75 साल इस मुल्क में आइडेंटिटी पॉलिटिक्स की गई है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी रही हो या कोई और भी रहा। और जैसे जैसे वक्त गुजरा ये आइडेंटिटी पॉलिटिक्स बढ़ती चली गई। समाजवादी पार्टी आइडेंटिटी पॉलिटिक्स की बुनियाद पे, बीएसपी आइडेंटिटी पॉलिटिक्स की बुनियाद पे, डीएमके आइडेंटिटी, एआईडीएमके आइडेंटिटी, टीएमसी रीजनल आइडेंटिटी, बीजेडी रीजनल आइडेंटिटी, सब आइडेंटिटी किसी न किसी, चाहे रीजनल हो, चाहे रिलीजियस हो, चाहे कास्ट हो, चाहे लिंग्विस्टिक हो, सब रीजनल किसी न किसी आइडेंटिटी की बुनियाद पे। खुशकिस्मती से इस सारे खराबे में मुसलमानों ने आइडेंटिटी पॉलिटिक्स कभी नहीं की। मुस्लिम लीग को केरल के बाहर मुसलमानों ने नहीं निकलने दिया, इत्तेहादुल मुस्लिमीन को हैदराबाद के बाहर मुसलमानों ने नहीं निकलने दिया, बदरुद्दीन अजमल को असम के बाहर मुसलमानों ने नहीं निकलने दिया। मुसलमानों ने सेकुलरिज्म की पॉलिटिक्स की हमेशा, बाकी सब ने आइडेंटिटी की पॉलिटिक्स की और उससे फ्रस्ट्रेट होकर असदुद्दीन अवैसी साहब मुस्लिम आइडेंटिटी की पॉलिटिक्स को लेकर आगे आए हैं। तो अगर आइडेंटिटी की पॉलिटिक्स हो रही है तो फिर मुसलमानों के लिए भी मजबूरी बन जाती है कि वो आइडेंटिटी की पॉलिटिक्स करें या फिर सब छोड़े आइडेंटिटी की पॉलिटिक्स। वो चेहरा वो लेकर आए, लेकिन उसके लिए हमने हमेशा असदुद्दीन अवैसी साहब से ये तवक्को रखी है कि वो सियासत को सियासत की तरह करेंगे। सिर्फ इंतखाब लड़ना सियासत नहीं होती। बदकिस्मती से अवैसी साहब इंतखाब लड़ने के अलावा कोई दूसरी सियासत नहीं करते। चलिए, शुक्रिया रहमानी साहब पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए। हमारे साथ इस वक्त मौजूद थे MPCI के नेता डॉक्टर तस्लीम रहमानी। दिल्ली से कैमरा पर्सन फैयाज हुसैन के साथ न्यूज़ MX के लिए साहिल नकवी।